स्टूडेंट्स, टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफेक्ट्स इन बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल में क्या डिफेक्ट सामने आए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। 4 पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैं थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन भी करके आपको बताऊंगा। तो जो पहला पॉइंट है डिफेक्ट का, वो ये है कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करता है। ओनली एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ या स्पेक्ट्रम ऑफ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी जिस सिस्टम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है उसी सिस्टम के स्पेक्ट्रम को बोहर के मॉडल की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जिस तरह के हाइड्रोजन, हीलियम +1 या लिथियम +2, ये सारे मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनके स्पेक्ट्रम को हम बोहर के मॉडल की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हम उसके स्पेक्ट्रा को बोहर के मॉडल की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सप्लेन नहीं होता। इसकी रीज़न क्या है? मैं आपको बता चुका हूं कि बोहर ने अपना जो मॉडल है वो प्रपोज किया था हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है। तो बोहर ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है उसी को कंसीडर किया था। उसने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कंसीडर करते हुए जो अपना मॉडल है वो प्रपोज किया था। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये अट्रैक्शन तो होगी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स की आपस में रिपल्शन भी होगी। तो बोहर ने उन रिपल्शंस को मद्देनज़र नहीं रखा था, उनको ना मद्देनज़र रखते हुए उसने अपना मॉडल प्रपोज किया था। इसीलिए जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रा को बोहर के मॉडल की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वो जो है उसको फुली जो है एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि बोहर ने इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस को कंसिडर नहीं किया था अपने मॉडल के अंदर। सेकंड, जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो 2 डायमेंशनल है, यानी एटॉमिक मॉडल फ्लैट है। बोहर ने क्या कहा था? एटॉमिक मॉडल इज़ फ्लैट। फ्लैट मीन 2 डायमेंशनल होता है। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये बताती है कि जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या होता है? 3D होता है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तीनों डायमेंशंस में मूव करता है। 3D मॉडल होता है एटम का। थर्ड, जब हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को जो कि हमने लास्ट में पढ़ा था, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हम हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखते हैं। हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जो लाइंस को अच्छी तरह से रिजॉल्व कर सकता हो, तकसीम कर सकता हो स्पेक्ट्रल लाइंस को, उसको हम हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि जो ईच लाइन है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में वो डिवाइड हो जाती है। उस डिवीजन को नाम दिया जाता है फाइन स्ट्रक्चर का, फाइन स्ट्रक्चर। अब ये हाइड्रोजन के मॉडल में जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, उन स्पेक्ट्रल लाइंस का फाइन स्ट्रक्चर क्यों बनता है? बोहर के पास या बोहर के मॉडल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब सपोज ये बोहर के मॉडल के अंदर ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है, इसको ज़रा ब्रॉडर व्यू में देखते हैं। ये एक स्पेक्ट्रल लाइन बन गई, एक स्पेक्ट्रल लाइन है। जब इसी को हम हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखते हैं तो ये लाइंस फर्दर हमें स्प्लिट होती हुई नज़र आती है इस तरह से, यानी इसमें डिस्क्रीट लाइंस बन जाती हैं, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी फर्दर डिवीजन हो जाती है क्लोजली स्पेस्ड लाइन के अंदर इस तरह से।
यानी एक लाइन के अंदर फर्दर लाइंस अपीयर हो जाती हैं, फर्दर डिवीजन हो जाती है, इसको नाम दिया गया फाइन स्ट्रक्चर का। अब ये फाइन स्ट्रक्चर क्यों बनता है बोहर के मॉडल की मदद से इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो जब इसके ऊपर इसको देखा गया, इसको स्टडी किया गया, तो फाइनली इसके दो कंक्लूजन निकाले गए, उसको हम बात कर लेते हैं क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली क्या कंक्लूड किया गया कि ये फाइन स्ट्रक्चर क्यों बनता है। उसकी पहली रीज़न ये सामने आई कि ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से, इलेक्ट्रॉन स्पिन, हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन दो तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी मूव करता है और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करता है। एक तो ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को शो करती है ये डिवीजन, दूसरा ये इस चीज़ को शो करती है कि जो एनर्जी लेवल है, ये जो एक स्पेक्ट्रल लाइन बनती है बोहर के मॉडल में, ये हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में, ये एक स्पेक्ट्रल लाइन एक एनर्जी लेवल को शो करती है। समझना है इस बात को, एक स्पेक्ट्रल लाइन किस चीज़ को शो करती है, एक एनर्जी लेवल को या एक शेल को शो करती है। अब इस स्पेक्ट्रल लाइन का डिवाइड होना, इसका तकसीम होना, इसमें फाइन स्ट्रक्चर का बनना इस चीज़ को शो करता है कि इस एनर्जी लेवल की डिवीजन हो रही है, यानी इसके अंदर भी छोटे छोटे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मौजूद हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा एनर्जी का डिफरेंस होता है। अगर एनर्जी का डिफरेंस ना होता तो ये डिवीजन ना होती। तो इसका मतलब है कि एक लाइन का तकसीम होना इस चीज़ को शो करता है कि इस एनर्जी लेवल के अंदर भी मज़ीद छोटे छोटे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मौजूद होते हैं। तो दूसरा इसका कंक्लूजन क्या निकला कि देयर आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में भी छोटे छोटे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, यानी शेल्स जो हैं वो भी डिवाइडेड होते हैं एनर्जी लेवल्स के अंदर, या जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी फर्दर छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं। तो एनर्जी लेवल्स, दूसरा कंक्लूजन ये है, एनर्जी लेवल्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, फर्दर सब डिवाइडेड, यानी एनर्जी लेवल्स के अंदर भी एनर्जी की तकसीम होती है, छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स मौजूद होते हैं। तो इस फाइन स्ट्रक्चर के बनने से जब इसको स्टडी किया गया तो ये दो इससे कंक्लूजन निकाले गए। एक तो ये फाइन स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को शो करता है, दूसरा ये इस चीज़ को शो करता है कि जो एक एनर्जी लेवल है, क्योंकि एक लाइन एक एनर्जी लेवल को शो करती है, एक एनर्जी लेवल का तकसीम होना ये शो करता है कि एनर्जी लेवल के अंदर भी फर्दर छोटे छोटे एनर्जी लेवल, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मौजूद होते हैं। इसको हम क्वांटम नंबर में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। चौथा पॉइंट, ज़ीमान इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट क्या होता है, बोहर का मॉडल इस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका। जब हम किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रा है, किसी भी एलिमेंट का, उसको हम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं, उसका स्पेक्ट्रा बनाते हैं, और उस स्पेक्ट्रा को बनाते वक्त उसको हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके उसका स्पेक्ट्रा बनाते हैं। तो अगेन जो एक स्पेक्ट्रल लाइन बनती है वो अगेन स्प्लिट हो जाती है। जिस तरह हमने बात की कि हाइड्रोजन का हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर और इसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो ये ब्लूइश कलर की लाइट एमिट करती है, उस लाइट का हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं जिसे हम हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन अगर इसी को हम प्लेस कर दें मैग्नेटिक फील्ड में, एक्साइटेड हाइड्रोजन सैंपल को हम प्लेस कर दें मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके फिर ये ब्लूइश कलर की लाइट एमिट होगी, उसका हम स्पेक्ट्रा बनाएंगे, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उसकी अगेन डिवीजन होती हुई नज़र आती है, लेकिन वो इस डिवीजन से डिफरेंट होती है। जिस तरह ये फाइन स्ट्रक्चर बनता है उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनता, लेकिन डिवीजन होती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी में हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो अगेन हमें ये लाइंस नज़र आती हैं। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, 2 या 2 से मोर लाइंस में डिवाइड हो जाती हैं। अब इसी इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, ज़ीमन इफेक्ट का। ज़ीमन इफेक्ट क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्यों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फर्दर लाइंस हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, इसको बोहर के मॉडल की मदद से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसका जब इसको देखा गया, इसको स्टडी किया गया,
तो ये कहा गया कि हर शेल के अंदर और मज़ीद छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स मौजूद होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि हर एनर्जी लेवल के अंदर छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो यहाँ से भी यही आइडिया मिलता है कि हर एनर्जी लेवल में छोटे छोटे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो वो डीजनरेट होते हैं। वो जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है वो क्या होते हैं? डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब है इक्वल एनर्जी, उनकी एनर्जी इक्वल होती है। क्योंकि उनकी एनर्जी इक्वल होती है तो इसलिए हमें एक ही स्पेक्ट्रल लाइन नज़र आती है जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो जो डिस्क्रीट छोटे छोटे एनर्जी लेवल हैं उनकी डीजनरेसी ख़त्म हो जाती है, यानी एनर्जी उनकी चेंज हो जाती है। वो जो पहले डीजनरेट थे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से उनकी डीजनरेसी ख़त्म होगी। जैसे ही उनकी डीजनरेसी ख़त्म होगी तो जो लाइंस होगी वो फर्दर स्प्लिट हो जाएगी, यानी उस लाइन का स्प्लिट होना इस चीज़ को शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में वो जो छोटे छोटे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पहले डीजनरेट थे उनकी डीजनरेसी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हमें एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो फर्दर लाइंस में स्प्लिट होती हुई नज़र आती है। इसको भी हम फर्दर क्वांटम नंबर के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसको हम ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। इसी किस्म का एक और इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क ने भी कुछ इसी किस्म का फिनोमिना ऑब्जर्व किया, लेकिन उसने मैग्नेटिक फील्ड की बजाय किस फील्ड का इस्तेमाल किया? उसने किया इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया। उसने भी एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को, एक्साइटेड हाइड्रोजन सैंपल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, फिर उसका स्पेक्ट्रम बनाया और सेम इसी तरह की कुछ चीज़ स्टार्क ने भी ऑब्जर्व की। तो इसको हम स्टार्क इफेक्ट का नाम दे देते हैं। बोहर के मॉडल की मदद से इसे भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये दोनों सेम ही एनालॉग हैं एक दूसरे के, तो इसलिए इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम स्पेक्ट्रा बनाते हैं तो जो लाइंस की स्प्लिटिंग होती है, इस किस्म के इफेक्ट को हम क्या नाम दे देते हैं? स्टार्क इफेक्ट का। और इन दोनों इफेक्ट्स को बोहर के मॉडल की मदद से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब ज़ीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट और ये जो फाइन स्ट्रक्चर है इसको एक्सप्लेन करने के लिए समरफेल्ड एक साइंटिस्ट का नेम है, समरफेल्ड। इसने बोहर के मॉडल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की। बोहर ने ये कहा था कि सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं। समरफेल्ड ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी मूव करते हैं, यानी एलिप्सी में भी मूव करते हैं। बेज़वी शक्ल के जो मदार बनते हैं, सपोज ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा, इस तरह से मूव करता जाएगा। और इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करता हुआ एटम जो है वो एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा। तो जो समरफील्ड है उसने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की कोशिश की ताकि वो इन इफेक्ट्स को, ज़ीमैन इफेक्ट को, स्टार्क इफेक्ट को और ये जो फाइन स्ट्रक्चर बनता है इसको एक्सप्लेन कर सके। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, लेकिन सर्कुलर पाथ में मूव करने के साथ साथ वो इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करता हुआ ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करता है। इसीलिए हमें ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं। तो यही कुछ बातें थी, ये 4-5 डिफेक्ट थे। ये एक पहला के बोहर का मॉडल जो है वो सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है। बोहर ने कहा था 2D होता है लेकिन एक्चुअली 3D होता है एटॉमिक मॉडल। फाइन स्ट्रक्चर क्यों बनता है बोहर का मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर सका। ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, बोहर का मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये 5 डिफेक्ट थे बोहर के मॉडल में। एंड में आप ये भी लिख सकते हो कि इन डिफेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए समरफेल्ड ने बोहर के मॉडल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की। उसने कहा कि सर्कुलर पाथ के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं और जो न्यूक्लियस होता है वो इस एलिप्सी के एक एंड पे मौजूद होता है। इस एंड को फोकी कहते हैं, आपकी बुक में ये लफ्ज़ यूज़ किया हुआ, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा।
उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। थोड़ा थोड़ा मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एलैबोरेट करने की कोशिश की। वैसे तो इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, जो ये फाइन स्ट्रक्चर बनता है ज़ीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट की, लेकिन जो बेसिक आइडिया था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।